बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है इस खबर के साथ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच कार्डिफ में खेला गया और यह मैच नहीं बल्कि मिस मैच साबित हुआ, क्योंकि किसी भी मुकाम पर, किसी भी लम्हे, किसी भी सूरत हाल में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की टीम पर हावी होती नज़र आई ही नहीं। और वो टीम कि जिसके 5 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला, इंतहाई ना तजुर्बेकार टीम कि जिसकी अगर मजमूई वनडे कैप्स की बात करता हूं तो 136 मजमूई इनकी वनडे कैप्स बनती हैं, जिसमें से 99 कैप्स जो थी इस मैच को मिला के वो उनके कप्तान बेन स्टोक के नाम थी। जेम्स विंस इससे पहले जो है वो 16 अपीयरेंसेस थी, उनकी 17वीं उनकी अपीयरेंस थी वनडे इंटरनेशनल में। और इस तरह अगर इन टोटल में इन दोनों को करता हूं तो 116 बनती हैं। तो बाकी जो टीम के 9 खिलाड़ी थे उनकी मजमूई तौर पर 20 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस थी। उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जो तारीख की विकेटों के लिहाज से दूसरी जबरदस्त फतह हासिल की, और उस वक्त फतह हासिल की जब 169 गेंदों का खेल जो था वो बाकी था। बहुत बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, सिस्टम तब्दील कर देंगे, ग्रास रूट से क्रिकेटर को लेकर आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट इस मुकाम पे खड़ी है, ये सब दावे आज के इस मैच में धरे के धरे रह गए। सिलेक्शन कमेटी के जिनके ऊपर तजुर्बात किए जा रहे हैं, मोहम्मद वसीम जैसे प्लेयर को जो है वो चीफ सेलेक्टर अपॉइंट किया गया। फिर ये तजुर्बा किया गया कि जो रीजन के जो कोचेज हैं उनको सिलेक्शन कमेटी में लाएंगे। आपने सबने देख लिया कि इस सिलेक्शन कमेटी के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम T20 मैच हार जाते हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसको पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त आइकॉनिक प्लेयर कहा जा रहा था, हम देख रहे हैं कि मुसलसल PSL में भी अपनी उस फॉर्म में, उस निक में वो नज़र नहीं आया। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमें वो फेल होते नजर आए, और आज के इस मैच में भी बाबर आजम अगर कुछ ना कर सकें तो फिर पाकिस्तान की टीम का क्या हाल होता है ये हम सब ने देखा। और पाकिस्तान की टीम महज 141 रन बनाने में कामयाब हुई और इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ इंग्लैंड ने महज 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया और 9 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, काफ़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आज है जनाब 8 जुलाई, और 8 जुलाई को प्रिंस ऑफ कोलकाता और भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम सौरव गंगोली की जनाब सालगिरह होती है। हैप्पी बर्थडे करेंगे अपनी जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से और जी टीवी के तमाम नाजरीन की जानिब से प्रिंस ऑफ कोलकाता BCCI के चीफ सौरव गंगोली साहब को। और आज इस हवाले से खुसूसी गेस्ट भी इंडिया से हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। A simple run out into the offside, and that has been such an impressive performance from this England team. पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे इंग्लैंड के नाम। मेजबान टीम ने मेहमान टीम को 9 विकेटों से पिछाड़ दिया। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव मनु सुहानवे को फौरी तौर पर ओहदे से फारिग कर दिया गया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना का शिकार हो गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची गोल्फ क्लब कारसाज में शुरू हो गई। माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र पाकिस्तानी को पहमा शहरोज काशिफ एक और चोटी सर करने को तैयार। एबटाबाद में कौमी अंडर 23 फुटबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी। बलूचिस्तान जोरावर और सेंट सेंट्स की टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। डेनमार्क को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर पहली बार यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में जगह बना ली। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में रॉजर फेडरर अपसेट शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गए। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज़ देखी और टॉप स्टोरीज़ में कुछ अच्छी खबरें भी आपने देखी कि जहाँ पे आपने देखा कि पाकिस्तान के कम उम्र जो को पहमा है वो एक और चोटी सर करने को तैयार है। साथ साथ एबटाबाद में एक ज़बरदस्त फुटबॉल इवेंट जारी है अंडर 23 और ये चैंपियनशिप खेली जा रही है। उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान को बड़ा अच्छा टैलेंट जो है वो दस्तियाब होगा। बात करेंगे आज के इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों के हवाले से, और इसके लिए इस वक्त हमने आज अपने शो में मदऊ किया है बज़रिया वीडियो लिंक इंग्लैंड से पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर यासिर अरफात को, जिससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक। यासिर, आप हमेशा से बात करते रहे पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बड़े करीब से देखा, इंग्लैंड की क्रिकेट को, इंग्लैंड के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को बड़े करीब से देखा। आज जो पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई है एक सेकंड स्ट्रेंथ के सामने, कि जिसके बारे में हमारे शो के में जो कुछ गेस्ट मौजूद थे, शोएब हबीब साहब, उनका ये कहना था कि बगैर गोलकीपर के गोल पोस्ट है, पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है पेनल्टी स्ट्रोक करना, लेकिन खाली गोल पोस्ट से भी गेंद को बाहर फेंक दिया पाकिस्तान ने और 9 विकेटों के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो यही एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी टीम जो कि 2 दिनों में खड़ी होगी, तैयार हो गई, और उसने पाकिस्तान की जैसी जो बकौल उनकी मैनेजमेंट के कि हम लोग फुली तैयार हैं इंग्लैंड की टॉप की टीम जो नंबर 1 टीम है उसके साथ मुकाबला करने के लिए। तो जब उनकी 2 दिनों में उन्होंने सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, आप देखिए कोचिंग स्टाफ तक उनका चेंज हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए लोग आते जाते रहते हैं, सिस्टम जो होते हैं वही टीमों की बुनियाद रखते हैं और उसी वजह से टीमें कामयाब होती हैं। तो जिसकी जिंदा मिसाल आपने देख ली, और जो क्रिकेट जिस तरह उन्होंने आज खेली, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल क्लूलेस लग रही थी, ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग, और जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारे प्लेयर्स की, बिल्कुल जिस तरह वो मजाक में हंस रहे थे। इवन तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद तो आपको पशेमानी होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, मगर हमें वो कोई चीज देखने को नहीं मिली आज। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि जब दिखाया गया पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का मंजर, तो इमामुल हक वहाँ पे बैठे थे और खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे पाकिस्तान के खिलाड़ी। उनको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि जिस तरह विकेटों की झड़ी लगी हुई, उसके बाद पाकिस्तान के जो अवाम है वो किस तरह से जो है वो इस जो विकेटों के गिरने से जो है परेशान है। पाकिस्तान के 0 पे 2 आउट थे, फिर 26 पे जाते जाते पाकिस्तान के 4 आउट हो गए, फिर शोएब मकसूद एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, 19 रन पे जाके वो भी रन आउट हो गए। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त यहाँ पे हमें स्ट्रगल करती नजर आई है। ये बताइएगा यासिर कि इसमें से कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जो आपके साथ काउंटी भी खेल चुके हैं और कौन से ऐसे जो इस वक्त आपकी कोचिंग में काउंटी से खेल भी रहे? देखिए, जब मैं खेला करता था, मैंने तकरीबन यहाँ पे 6 काउंटीज को रिप्रेजेंट किया। उसमें लुइस ग्रेगरी से लेके डैनी ब्रिग्स, फिल सॉल्ट जो ओपनिंग बैट्समैन हैं इनके, उसके अलावा बाकी क्रेग ओवर्टन जो इनके बॉलर हैं, इन सब के साथ मैं खेला हूँ। बल्कि डैनी ब्रिग्स जो खेले नहीं है उनके साथ भी मैं खेला हूँ। तो ये देखिए, हम लोग बात ये कर रहे थे इस सीरीज से पहले, जब बल्कि 2 दिन पहले जब ये टीम इनकी चेंज हुई, कि हम ये कह रहे थे कि उनकी बड़ी ही ऑर्डिनरी सी टीम होगी जिसको हराना बड़ा ही ईजी होगा। तो मैं उस वक्त भी यही बात कर रहा था कि ये जो इनका जो सेकंड स्ट्रिंग भी इन्होंने बनाई है, ये वही प्लेयर हैं जो कि इनके सेकंड स्ट्रिंग जो इंग्लैंड लॉयंस जिसको कहते हैं, और पाकिस्तान में हम लोग इनको पाकिस्तान शाहीन्स के नाम से जिस टीम को लड़कों को लेके जाते हैं, तो ये पिछले 5-6 साल से फ्रिंजेस पे हैं इंग्लैंड खेलने के लिए। और कुछ प्लेयर तो ऐसे थे जिस तरह बेन स्टोक कप्तान, जैक क्रॉली, इन लोगों ने, डैनी ब्रिग्स, जेम्स विंस जिस तरह थे, इन लोगों ने खेला हुआ है। तो आप इनके स्टैट्स अगर आप निकाल के डोमेस्टिक के देखें, वेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स के हारिस रऊफ के देखें, 3 से 4 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, चलो अब एक नाम तो बन गया, मगर जब उनको भी लेके आए, शादाब की आप परफॉर्मेंस देख ले, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये टीम का लोग बात तो ये कर रहे थे कि बड़ी आसानी से, मगर आज हमने देख लिया कि उनकी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम थी, बल्कि उन श्रीलंका हमारे से अच्छा खेली है इनकी ए टीम से। आज तो हमने बिल्कुल ही अफसोस ना कह सकते हैं, शर्मिंदगी कह सकते हैं, बहुत ही बुरा जो शो पेश किया पाकिस्तान टीम ने, उससे बड़ा ही अफसोस हुआ है। ऑलराइट, और ये 5वां ऐसा मौका था कि इंग्लैंड ने 5 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया किसी एक रोज़ा मैच में, और जो लास्ट ऐसा रहा वो आखिरी 20 साल में आयरलैंड के खिलाफ सन 2015 में डबलिन के मुकाम पे 5 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया गया। आप देख सकते हैं कि 5 खिलाड़ियों को आयरलैंड जैसी टीम के सामने डेब्यू कराया गया, और अब जो हालात की वजह से, कोविड की वजह से 5 खिलाड़ियों को जब पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू कराया गया, 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इससे पहले 1996 में भी 5 खिलाड़ियों को, जिसमें निक नाइट थे, डेन हेडली थे, ग्राम राइट थे, रॉबर्ट क्राफ्ट जैसे प्लेयर थे, इन 5 खिलाड़ियों को जो 1996 में मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू कराया गया, और अब जाके जो 9 विकेटों से जो कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड की टीम ने। यासिर, ये बताइएगा कि आपसे लोग वहां पे बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त किस समत में जा रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट किस समत में जा रही है? बहुत सारे प्लेयर आपको भी अप्रोच करते होंगे कि भाई हमसे पाकिस्तान की क्रिकेट के बड़े बुरे हालात हैं, हमें इंग्लैंड बुला लें, हमें इंग्लैंड में सेटल करा दें। देखिए, बीसीओ ही ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि देखिए, ये इस क्रिकेट बोर्ड पे तो इस जो 6 टीमें और डिपार्टमेंट बंद करने का आप जिम्मा नहीं डाल सकते। उसके अलावा जो है ये हमारे पैटर्न जो इमरान खान साहब है प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी ख्वाहिश थी उन पे। मगर उसके बाद अगर आप देखें 2009 के बाद जो डिसीजंस किए, जिसमें आप कोचिंग का देख लें, अब कप्तानी को जो सरफराज को रिमूव किया गया, उसके अलावा जो जूनियर्स क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट, कुछ भी नहीं हो रही। तो लड़कों का तो एक ऑप्शन थी कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलते थे
थे तो वो डिपार्टमेंट से खेलते थे या अपनी रीजन या एसोसिएशन से खेलते थे, फिर इंग्लैंड का उनका रोजगार था और जगह क्रिकेट खेलने जाते थे। मगर बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि राब्ता करते हैं और मेरे से बल्कि मशवरे लेते हैं कि यासिर भाई आप हमें बताएं कि हम लोग अब क्या करें, क्योंकि 6 टीमों में हर प्लेयर के साथ हर प्लेयर को टीम में आना बहुत ही मुश्किल है। ग्रेड 2 खेलने का कोई फायदा नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता ग्रेड 2 खेलने से। जो 6 टीमों में लड़के फिट इन हो जाते हैं और उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हमारे यहाँ चलती है और जो हमारा कल्चर, कोचिंग का कल्चर जो है कि जहां पे धमकियों के साथ, मैं खुद इन चीजों से गुजरा हूं कि कोचेस, आपके क्रिकेटर्स या आपके इवन मीडिया का, माजरत के साथ मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको धमकियों से कहते हैं कि यार आपने अगर क्रिकेट खेलनी है तो आपको इस तरह चलना पड़ेगा। तो ये चीजें तो रियलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की। ठीक है, धमकियां तो अगर यूनुस खान को भी मिल रही हैं और यासिर अरफात ने भी तस्करा कर ही दिया। और मैं तो आदमी ग्रास रूट क्रिकेट का हूं, तो यासिर अरफात को एक मरतबा एक फोन आया और यासिर अरफात ने पूछा हेलो कौन बात कर रहे हैं, तो फोन करने वाले ने पूछा अच्छा हमसे हेलो पूछ रहे हो, अब देखते हैं तुम कैसे क्रिकेट खेलते हो, हमसे पूछ रहे हो कि कौन हो। उसके बाद सबने देखा कि फिर यासिर अरफात किस्सा पारीना बन गए। इस पर लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ इंडियन क्रिकेट के हवाले से। प्रिंस ऑफ बंगाल, प्रिंस ऑफ कलकत्ता सौरव गांगुली की आज सालगिरह है। उनके करीबी दोस्त सबा करीम हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं भारत के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर, विकेटकीपर, बैट्समैन सैयद सबा करीम के जो बीसीसीआई से बतौर गेम डेवलपमेंट ऑफिसर भी मुंसलिक रहे, इन दिनों क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा इंग्लैंड से मेरे साथ मौजूद हैं यासिर अरफात, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त टेस्ट ऑलराउंडर। सबसे पहले तो सबा भाई आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से गुफ्तगू थैंक यू सो मच सबा भाई, आपने टाइम निकाला। यासिर अरफात भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है सचिन तेंदुलकर की, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाई जाती है राहुल द्रविड़ की। अगर पाकिस्तान में किसी प्लेयर को कंपेयर किया जाता है तो जो पहला नाम जहन में आता है वो आता है क्रिकेटिंग सेंस में अगर मैं बात करूँ तो राहुल द्रविड़ का, जितनी उनकी यहाँ पर रिस्पेक्ट है। सौरव गांगुली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये बताइए कि आज उनकी सालगिरह है, हम यहाँ पे उनकी बर्थडे को भी आपको हैप्पी बर्थडे कहेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ सौरव गांगुली। इसके साथ साथ ये बताया आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी सौरव गांगुली से, और एज ए क्रिकेटर, एज ए लीडर आपने उनको कैसा पाया? हाँ, उनको एक तरह से अगर कहा जाए कि ग्रो करते हुए मैंने देखा है। हम लोगों ने साथ क्रिकेट खेली है बंगाल से, जब मैं खेला करता था तब वो भी खेलते थे। उनके एक्चुअली बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली मेरे बैचमेट थे और स्नेहाशीष गांगुली के साथ मैंने अंडर 15 क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट खेली। और उसके बाद तभी सौरव गांगुली को मैंने देखा जब वो बहुत ज़्यादा यंग थे, तब उन्होंने खेलना शुरू किया। फिर एक साथ हम लोगों ने रणजी ट्रॉफी, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है इंडिया में, वो हम लोगों ने खेला बंगाल के लिए। फिर उस जमाने में हमारे यहाँ जोनल मैचेस हुआ करते थे, तो हम लोग दोनों एक टीम से ही खेलते थे ईस्ट जोन के लिए। तब मैं कप्तान रहता था, सौरव गांगुली मेरे साथ खेलते थे। पर एक वक्त ऐसा है जब सौरव गांगुली कप्तान बने, फिर मैं उनके साथ खेला करता था। इंडिया के लिए भी खेलने का साथ साथ मौका मिला। एक साथ मुझे याद आता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कई बार हम लोगों ने मैच खेले साथ साथ और फिर ओपन भी किया साथ साथ। तो कई सारे ऐसे मोमेंट्स हम लोगों ने गुजारे हैं और करीबी दोस्ती भी है। अभी भी बातचीत होती रहती है, जब भी मुलाकात होती है तो फिर वही पुरानी बातें हम लोग याद करते रहते हैं। बहुत गुजारा है। अच्छा, आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में जो ग्रैंडफादर है उनको दादा कहा जाता है, लेकिन सौरव गांगुली प्यार से दादा कहते हैं। तो क्या इनको सिर्फ प्यार से दादा कहते हैं, क्या कुछ ये दादागिरी करते भी थे ग्राउंड में? बस मत पूछिए, दादागिरी करते थे ये ग्राउंड पे, जिस तरह से खेलते थे। और इनको क्लब क्रिकेट में भी देखा है मैंने। हम लोग ने एक क्लब से ही हम लोग खेला करते थे, मोहन बगान में। उसके बाद बंगाल से, जैसे कि मैंने कहा, कि हम लोग खेलते थे। पर सौरव को जो टर्निंग पॉइंट आया वो 1996 जब उन्होंने डेब्यू किया था इंग्लैंड में, इंग्लैंड के उसके पहले वाले सीजन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए थे लोकल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, और बस इंतजार था कि कब इस खिलाड़ी का डेब्यू हो और वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की इनिंग्स वो खेलें, जो कि उन्होंने किया। तो टैलेंट हमेशा से था, बस उनको वक्त का इंतजार था कि कब उनको मौका मिले और वो ग्लोबल लेवल पर अपनी जो पहचान है वो उन्होंने बनाई और ऐसी ज़बरदस्त पहचान माने कि दुनिया उनकी फ़ैन है। यासिर, ये बताइएगा आपकी कुछ यादें हैं, क्योंकि आपका तो डेब्यू जो था टेस्ट का वो इंडिया के खिलाफ हुआ था। और यासिर की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ जाती हैं। यासिर शायद दुनिया के वो वाहिद क्रिकेटर होंगे कि जिनका डेब्यू जिस खिलाड़ी के साथ हुआ, यानी यूनुस खान के साथ, बाद में इनका टेस्ट डेब्यू उसी की कप्तानी में हुआ। क्या कहेंगे यासिर?
बिल्कुल सौरव गंगुली की अगर बात करें, एक तो उनकी सालगिरह, उनको मुबारक हो उनकी सालगिरह। उसके साथ-साथ देखिए, मैं जब टेस्ट डेब्यू, बिल्कुल आपने सही कहा, जब मेरा डेब्यू हो तो सौरव गंगुली के वो आखिरी करियर के साल चल रहे थे, मगर उसमें उन्होंने बेहतरीन इनिंग अपनी 250 मेरे ख्याल से 260 270 युवराज के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। उसके अलावा एज़ अ पर्सन बड़े अच्छे इंसान हैं। मेरी उनसे 2-3 दफ़ा मीटिंग्स, मुलाकात भी हुई, और बड़ी अच्छी बात ये है कि जब मेरी शादी 2011 में हुई इंग्लैंड में, तो ओवल के ग्राउंड पे हमारी शादी हुई, तो वहाँ पे इनको हमने रिक्वेस्ट की कि ये हमारी शादी पे आएँ, तो बिल्कुल कई ऐसे प्लेयर पाकिस्तानी थे जो उस शादी पे नहीं आए, मगर सौरव ने कमिटमेंट की और उस शादी पे आए। और उस शादी पे जो हमारे रिलेटिव थे, जब वो सौरव गंगुली से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने जब बाद में हमें जो फीडबैक दिया, बताया कि ये क्रिकेटर तो ऑब्वियसली अच्छे थे, इंसान बहुत अच्छे थे, हर बंदे के साथ तस्वीरें खिंचवाना और ऑटोग्राफ देना, तो एक बड़ा ही होल गुड बेहतरीन किस्म के क्रिकेटर और इंसान है वो। ऑलराइट, यही वजह है देखिए कि आज हम पाकिस्तान में बैठ के उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबा भाई को हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे शो में आएँ। सबा भाई, ये बताएं कि गंगोली के हवाले से तो हमने काफ़ी बात भी कर ली है, ये बताएं कि आज आपने पाकिस्तान का मैच देखा होगा, आपको क्या लगता है कि आप बीसीसीआई के गेम डेवलपमेंट ऑफिसर भी रहे, आपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, ग्रास रूट क्रिकेट है, उसको आपने डेवलपमेंट भी की है, अब आप एज ए कमेंटेटर जो है वो क्रिकेट कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम की इस परफॉर्मेंस को देख के आपको क्या लगता है कि एक पाकिस्तान का बड़ा एक जबरदस्त माजी रहा है, बड़ा एक गोल्डन एरा रहा है पाकिस्तान का, लेकिन अब आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज पे है, आप समझते हैं कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में? मुझे तो लगता है कि ये रीबिल्डिंग प्रोसेस है पाकिस्तान टीम का, और आप लोगों ने जो जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, एक सिस्टम बनाया हुआ है इस वक्त, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उससे आप लोगों को आने वाले वक्त में ज़रूर कई सारे प्लेयर्स निकलेंगे। अभी भी अगर आप देखिए, जो मौजूदा पाकिस्तान की टीम है उसमें कई सारे होनहार और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, फिर शाहीन आफरीदी हो गए, उसके साथ साथ आपके पास कई सारे यंगस्टर्स हैं जो सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि तैयारी उतनी मुकम्मल ना हुई होगी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा सेटबैक रहा है पहले वनडे मैच हारना। और अभी भी आपके पास 3 या 4 वनडे मैचेस बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि वक्त है इस टीम को रीबिल्ड करने का, ठीक है। और वक्त है इस टीम को वापस आने का। ऑलराइट, या सर आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ आज का शो बड़ा यूनिक शो है, एक तरफ हम इंडियन क्रिकेट के डोमेस्टिक की बात करेंगे, दूसरी तरफ आप इंग्लैंड की काउंटी के भी कोच हैं, आपको क्या लगता है कि हम रीबिल्डिंग में या डिक्लाइनिंग फेज आ गया पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, रीबिल्डिंग का लफ्ज़ तो जब हमारे पाकिस्तान में शोज़ में जब होता है, तो हमें तो हँसी आ जाती है, क्योंकि 2003 से हम लोग ये चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं कि रीबिल्डिंग फ़ेज़ चल रही है। जब भी कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का हम लोग हारते हैं, तो यही होता है, नया कप्तान, नई मैनेजमेंट, नई सिलेक्शन कमेटी। तो देखिए, एक तसलसल होना चाहिए, कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं, कि आप सिलेक्शन पॉलिसी, या अगर आप किसी बंदे ने अगर पीछे अच्छा काम किया हुआ है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नई रिजीम आए, तो जो पुराने अच्छे काम हुए हों, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप नए से दोबारा से रीबिल्डिंग के नाम पे कह दें कि सबा भाई ने बड़ी अच्छी बात की। ऑब्वियसली टैलेंट है, हमारे लड़के जितने भी आ रहे स्किलफुल है, टैलेंट है, मगर बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि उन पे काम होने वाला है। तो काम किसने करना है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे लोग सिस्टम में, अपने कोचिंग सेटअप में लेके आने हैं कि जो इन पे काम करें और इनको इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनाए। अच्छा सबा भाई, आपने क्या ऐसे डेवलपमेंट में ऐसे काम किए कि हम देख रहे हैं कि एक मौके पे हम देखते थे कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट थी वो थोड़ी सी इंडिया से ऊपर थी, लेकिन अब जो इंडिया की जो कंटिन्यूअस विक्ट्रीज हैं, जिस तरह से इंडिया में बैक टू बैक प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी श्रीलंका में आपने यंगस्टर्स भेज दिए, आप लोगों ने ऐसे क्या काम किए कि जिसके से इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश हुई है? मेरे ख्याल में सलमान साहब, बहुत ज़रूरी है कि आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं जब बात करता हूँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, इसका मतलब है ना ही सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बट राइट फ्रॉम अंडर 16 से लेकर अंडर 19। अब हमारे यहाँ कई सारे एज ग्रुप में हमारे इंटर स्टेट मैचेस होते हैं, अंडर 16 में मैचेस होते हैं, अंडर 19 में मैचेस होते हैं, अंडर 23 में मैचेस होते हैं, और उसके बाद हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है जो कि रणजी ट्रॉफी है। अब इसमें कई सारे प्लेयर्स हमारे पास आ जाते हैं, उनको मॉनिटर करना, उनको गाइड करना, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। हमारी जो नेशनल अकेडमी, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसके हेड हैं इस वक्त राहुल द्रविड़, उनका यही काम है कि सारे जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं सिस्टम से, उनके डेवलपमेंट प्लान्स होने चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर रोबस्ट रहेगा, डायनेमिक रहेगा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तभी वहीं से आपके पास खिलाड़ी आएंगे। और हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है इस वक्त जो मजबूत हुई है, उसके सबसे बड़ा वजह यही है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। और उसी का नतीजा है कि इस वक्त कई सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो बस अब इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब मौका मिले इंडिया के लिए खेलने के लिए, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो या फिर वाइट बॉल क्रिकेट है। और अभी जितना टैलेंट हमारे पास है और जो रिसोर्सेज हैं जो टैलेंट को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, वो माशाल्लाह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो सबा भाई, इसमें आपकी जो एकेडमी है, एमआरएफ एकेडमी है, उसका क्या रोल है? क्योंकि आप खुद भी अभी एक बिहार में आप एक एकेडमी रन कर रहे हैं, जितनी मेरी आपके बारे में जानकारी है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा दिल्ली में भी आपकी एक एकेडमी है। तो आपकी जो एकेडमीज है उसका क्या रोल है? और ये फिर मैं सवाल मैं यासिर से भी पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में एनसीए के नाम पर जो एक वाइट एलिफेंट एक पाला हुआ है, वहां से प्लेयर्स की कोई डेवलपमेंट सामने आ नहीं रही, बल्कि उल्टा प्लेयर वहां जाकर खराब हो जाता है। तो आपकी जो एकेडमी, इसका क्या रोल है? देखिए, एक तो हमारी सेंट्रल जो एकेडमी है, जिसको हम लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहते हैं, वो बैंगलोर में बेस्ड है। वहाँ पर इस वक्त तो ये जो वबा फैली हुई है, उसके वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ प्रोग्राम कर नहीं पाए। पर हर साल जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वो एक प्रकार से, एक तरह से इंटर स्टेट अंडर 19 और अंडर 23 के कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं रेगुलरली बेसिस पे। ये गर्मियों का जब मौसम होता है, तब हमारे जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। कई सारे प्लेयर उस सिस्टम में आते हैं। हमारे पास बहुत सारे पूल ऑफ कोचेज हैं, जिनको हम लोग हैं, वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो स्टेट में जो सिलेक्शंस होते हैं, वहाँ से क्रिकेटर सामने आते हैं। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो सेंट्रल एकेडमी है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। और which is नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उनके लिंक बहुत सारे स्टेट एकेडमीज के साथ भी होते हैं। तो वो रेगुलर टच में रहना, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को मदद करना, अंडर 19 क्रिकेटर्स को ग्रूम करना। अब अगर अंडर 19 होता है, उसकी तैयारी हम लोग करीब 2 साल पहले से ही शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने एक और काम बहुत ज़्यादा किया है कि हम लोग एज फ्रॉड का जो सिस्टम है, सलमान साहब, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है एशियन सब कॉन्टिनेंट में। कई सारे हमारे ओवर एज प्लेयर्स, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी ये एक मुसीबत है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक नया जो रूल लगाया था कि एक जो अंडर 19 का बच्चा है, वो सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप खेल सकता है अंडर 19 का। इसके पीछे की वजह यही थी कि हम चाहते थे कि और कई सारे नए-नए लड़के जो हैं, वो ऊपर आए, उनको खेलने का मौका मिले, उनको एक्सपोज़र मिले। ठीक है इस यासिर, तरह की जो ठीक है जी यासिर, आप क्या कहेंगे? सभा ने बड़ी तफसील से बताया, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने पाकिस्तान का भी सिस्टम देखा हुआ है, आपने अभी इंग्लैंड के भी सिस्टम का, आप खुद उसका एक वाइटल पार्ट है। देखिए बिल्कुल, और सभा भाई ने जो बातें की, वो उसका वो जो है बेसिक बात यही है कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वही अपने नए प्लेयर प्रोवाइड करती है, उनको तैयार करती है। इंडियन की जो मैं देखें, वसीम जाफर वहाँ पे हैं, और उसके बाद एक अतुल गायकवाड़ लेवल 4 मैं कर रहा हूँ मेरे साथ, वो इंडिया से आके करने आते हैं। तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि राहुल द्रविड़ जो वहाँ पे ओवरसी कर रहे हैं जो सिचुएशन, एक एक क्लब का मैच, एक एक अंडर 16 19 का मैच, ऐसा सिस्टम है कि वो एक फ्लिक ऑफ अ बटन से आप किसी लड़के की परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, मेरिट यहीं से आपकी पता चलती है कि आप मेरिट पे काम करते हैं कि नहीं। वेयरएज हमारी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसमें कई ऐसे चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस सुबह दोपहर शाम करते रहते हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पे लड़के एकेडमी में आते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, टीमों में सेलेक्ट होते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, और मेरिट को जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर पाकिस्तान ने अपनी टीम को बेहतर करना है। आपको लगता है, ब्रेक पे मुझे जाना है, लेकिन यासिर, आपको लगता है जो एकेडमी में जो कोचेज हैं, उनकी भी जो सिलेक्शन है, वो भी मेरिट पे होती है या नहीं होती है? देखिए, क्रिकेट में ये चीज हम लोगों को अपने जहन से कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा कि जो बड़ा प्लेयर होता है वही अच्छा कोच हो सकता है। आपने देखिए, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट यही है कि क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद आपकी क्रिकेट आती है। तो अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो अच्छा कोच हो सकता है। तो हमें इस चीज को जरा देखना पड़ेगा कि जब अपॉइंटमेंट्स करते हैं, हमें थॉरोली उनको चेक करना पड़ेगा कि उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं पास में, जब वो प्लेयर थे या कोच थे, कैसा उन्होंने काम किया। ऑलराइट, यासिर अरफात साहब और सबा करीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त लेंगे छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के बाद अब मुस्तकबिल में जो अगले 2 एक रोजा मैचेस हैं, उनमें क्या उम्मीद की जा सकती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया से बजरिया वीडियो लिंक के ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन जनाब सबा करीम साहब, और यासिर अरफात हमारे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर और स्टार ऑलराउंडर। सबा भाई, ये बताइए कि इस वक्त इंडिया की टीम श्रीलंका के टूर पर है, और अभी इंडिया की टीम पहुंची ही है कि वहाँ पे राणा टुंगा साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया की जो है वो बी टीम आई है, लेकिन जिस तरह से आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, लगता ही है कि सीरीज़ ये बहुत अच्छी होगी। आप लोग इंडिया में से स्टेटमेंट को सुन के कैसा फील कर रहे हैं, या आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि हम लोग इन सब बातों पर कुछ भी असर होने वाला है, क्योंकि इस टीम में भी कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त इंडियन टीम के वाइट बॉल क्रिकेट के हिस्सा है। चाहे वो पांड्या ब्रदर्स हों, या फिर ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी टीम बनाई गई है जो आने वाले वक्त में जो वर्ल्ड कप T20 होने वाला है,
उसमें कई कई सारे प्लेयर्स उस टीम के भी हिस्सा होंगे। और यहाँ पर शिखर धवन है जो बहुत साल से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो कप्तान है, कई सारे यंगस्टर्स हैं। और अगर हम रेगुलर व्हाइट बॉल क्रिकेट की जो टीम देखें तो उसमें से 3 या 4 ही प्लेयर ऐसे हैं जो इस वक्त मिसिंग हैं। और ये कई बार होता है कि जब इंडिया की टीम जाती है बाहर खेलने के लिए तो कई सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, वो खेल नहीं पाते हैं। हाल ही में आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लास्ट टेस्ट मैच जो हम लोगों ने जीता था, वहां पर एक तरह से कई सारे हमारे जो मेन प्लेयर्स थे वो मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया ठीक है। को ब्रिस्बेन में हराया था वो टेस्ट। बिल्कुल। अच्छा यासिर, यही चीज़ जो है वो इंग्लैंड के लिए भी कही जा रही थी, जिस तरह सबा भाई ने कहा, यही इंग्लैंड के लिए कहा रहा था, नए प्लेयर हैं, लेकिन कुछ प्लेयर तो ऐसे जिसमें आपने भी कहा कि कुछ प्लेयर आपके साथ 5-5, 6-6 साल पहले खेल कर आए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। देखिए इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं डोमेस्टिक का, ये लोग लुइस ग्रेगरी की मैं बात करूं 2012-13 में मैं समरसेट के लिए खेल रहा था, तो ये उस टाइम सेकंड 11 में खेल रहे थे। तो उसके बाद ये इंग्लैंड लॉयंस के इन्होंने टूर किए और इन पे बड़ा काम हुआ। उसके अलावा डैनी ब्रिग्स हैं, आप देखें 2013 में मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 13 या 14 में इंग्लैंड के लिए खेले। क्रेग ओवर्टन है, ये जो प्लेयर जितने भी इनके आप स्टैट्स निकाल के देखें तो मेरे ख्याल से हमारी जो पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी डोमेस्टिक से ज्यादा इनके जो बी टीम जो कि जिसको कहा जा रहा है, ये उन्होंने ज्यादा उनसे मैचेस खेले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अब जो अगले मैचेस आ रहे हैं, क्या हम उम्मीद रखें? आप इंग्लैंड में हैं, वहाँ का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन बेहतर जानते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर को भी जानते हैं, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स को जानते हैं, जो पाकिस्तान कमबैक कर सकता है? देखिए कमबैक की तो बाद में बात है। मैं फोरकास्ट चेक की और यहाँ पे जिस तरह बता बारिशें हो रही हैं, जो सैटरडे का जो लॉर्ड्स में मैच है उसमें बारिश की फोरकास्ट है, और अगर बारिश होती है तो फिर आखिरी मैच जो एजबेस्टन वाला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मगर जो जिस तरीके से पाकिस्तान ये मैच खेला है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा कमबैक करने वाला है, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट अगर आप इनकी बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ओवरऑल अगर आप एज अ टीम देखें इनको, तो मुझे नहीं लगा कि ये एक इंटरनेशनल टीम खेल रही थी। ऑलराइट है। तो अब जैसा क्या कुछ नेक्स्ट मैच में कुछ चेंजेस आपको नजर आ रही हैं कि कुछ चेंजेस हो सकती हैं पाकिस्तान की टीम में? देखिए ये एक हल नहीं है, ये चेंजेस से ही पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है बेहतर नहीं हो सकती। जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी भी माइंडसेट तो वही होगा। आप इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस दें, इन्हीं के साथ कोई ड्रेसिंग रूम का ऐसा कोई माहौल एनवायरनमेंट बनाए जिसकी वजह से जाके ये लोग ग्राउंड में एक एज अ टीम एज अ यूनिट खेले और पाकिस्तान टीम को मैच जिता सके। अच्छा, आपको लगता है कि अब इंग्लैंड के जो सिलेक्टर्स हैं उन पर एक एडिड प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि यही प्लेयर जिनको जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में शामिल किया गया, यही प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अब जब जो मेन प्लेयर आएंगे तो एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा सिलेक्शन के लिए? देखिए इनके अब सिलेक्टर्स तो बिल्कुल ही खत्म कर दिए इन्होंने। जो सिल्वरवुड इनके हेड कोच हैं वही इनके कोच हैं, उनके साथ एक जेम्स टेलर मेरे ख्याल से वो इनके दूसरे कोच हैं। अदरवाइज आप देखेंगे जो इनकी वर्ल्ड कप जीती हुई टीम के जो कोच थे एड स्मिथ, सॉरी सिलेक्टर थे, उनको इन्होंने सैक कर दिया, बल्कि इंडिया के टूर के बाद उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो अब ये सिलेक्टर तो यही है, मगर ये एक अच्छी चीज है किसी भी टीम के लिए कि जब आपके पास सेकंड इन लाइन भी टीम इतने अच्छे प्लेयर्स हो तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। तो हर टीम चाहती है कि उसके पास, इवन इंडिया की आप मिसाल देख लें कि इंडिया के पास भी ऐसी ऑप्शन है कि वो अपनी सेकंड स्ट्रिंग विद इन अ डेज वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। सबा करीम साहब क्या हमें सुन सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। ऑलराइट, मैं अपने प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका लिंक ड्रॉप हो गया तो फिर उनको टेलीफोन लाइन पर अगर ले लें, तो फिर जरा जो हम बात कर लें जो अपकमिंग सीरीज होने वाली है जिसमें श्रीलंका और इंडिया की टीमें जो है वो मध्य मुकाबिल होंगी। अब ये बताएगा यासिर, अब क्या चेंजेस पाकिस्तान की टीम में आपको लगता है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए? कौन कौन से आपको ऐसा लगता है कि ग्रे एरियाज हैं कि जहां से फिर पाकिस्तान इस सीरीज में कम बैक कर सकता है? देखिए मैंने पहले भी कहा चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जो टीम का मोराल है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि ओवरनाइट 1-2 दिनों में टेक्निक नहीं चेंज हो सकती। इस तरह की अगर कोई चीज चेंज हो सकती है तो प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज हो सकता है, और ये इसी वजह से पाकिस्तान टीम की अगर परफॉर्मेंस बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप ओवरनाइट 1-2 दिनों में आप बेहतरी नहीं ला सकते। ठीक है। अच्छा, आप यूनुस खान की कैप्टनसी में भी खेले, आपके साथ उनका वनडे का डेब्यू हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, जब आप, इमरान अब्बास और यूनुस खान का डेब्यू हुआ। बतौर बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान जो काम कर रहे थे, आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? और दूसरे कि इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये टूर बड़े मुश्किल समझे जाते हैं बैटिंग के लिहाज से, तो आपको लगता है कि यूनुस खान का ना होना जो है इस पाकिस्तान की पुअर बैटिंग की वजह बनी? देखिए यूनुस भाई की जो क्रेडेंशियल्स हैं और जो उनकी क्वालिटीज, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता। एक चीज होती है आरपी, इसका मतलब ये है कि राइट पीपल फॉर द राइट प्लेस। ठीक है, यूनुस खान जो क्रिकेटर थे, अब जो कोच है, उनको इस जगह पे नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी ये राय है, उनको जूनियर लेवल पे होना चाहिए था, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होना चाहिए था जहां पे, और इनके देखिए 6 महीने काम किया या उन्होंने साल काम किया। इस तरह प्लेयर तैयार या बैट्समैन तैयार नहीं होते।
अगर इनके साथ काम अच्छा, लेना था तो इनको क्विकली मुझे जुमे बताएगा, भेजा सपा भाई था। ने मुझे ज्वाइन किया है कि क्या यूनुस खान के ना होने की भी एक बड़ा एक रीजन रहा है? जी मेरे से यासिर, पूछ रहे हैं? जी यासिर आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो उनका क्या रीज़न, उनके होने से क्या हो जाता? उन्होंने खुद जाके बैटिंग तो नहीं ठीक है, करनी थी। ऑलराइट, ये तो ऑलरेडी जिस तरह की आपकी तैयारी है, वो आपके ठीक सामने है। आ गई है। अच्छा सबा भाई, हम ये देखते हैं कि शॉर्टर वर्जन में इंडिया की टीम बड़ी जबरदस्त नजर आती है, वनडे में, टी20 में, लेकिन आप समझते हैं कि अभी टेस्ट क्रिकेट वो क्रिकेट है कि जिसमें अभी मजीद मेहनत की जरूरत है? मेहनत तो हमेशा करनी होगी। मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग इस साल जो हारे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को होना नहीं चाहिए था। हमारी टीम ज्यादा मजबूत थी, हम अच्छा खेल रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली फाइनल में हम लोग हार गए। हमें ख्याल ये रखना है कि जो इम्पोर्टेंट मैचेस आते हैं, नॉकआउट एनकाउंटर्स आता है आईसीसी चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स का, वहां पर हम लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये जरूरी है इंडिया के लिए कि हम इस इशू को एड्रेस करें, थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और सही खिलाड़ियों को पिक करना होगा, उनके टेम्परामेंट को चेक करना होगा, ताकि जब मौका मिले, जब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आए, जब नॉकआउट मैचेस आए, आईसीसी चैंपियनशिप के जो फाइनल मैचेस हों, वहां पर हम अच्छा परफॉर्म करें और इस तरह के कोविटेड जो ट्रॉफीज हैं आईसीसी के, वो हम जीते। और अभी इंग्लैंड के टूर पे जाना, और इंग्लैंड के खिलाफ जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, आउट ऑफ 62 ओनली यू हैव वन ओनली 7 टेस्ट मैचेस, तो आपको लगता है कि अभी ये इस दफा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि टीम आपकी बेहतर जेल नजर आ रही है, अच्छे शेप में नजर आ रही है? प्लेयर्स तो हैं, करीब 23 प्लेयर्स हैं इस समय, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये इंडिया के लिए, क्योंकि इसके पहले हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड में उतना अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये अगर कंट्रीब्यूट करेंगे रेगुलरली, तब मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इंग्लैंड। ठीक है यासिर, आपको क्या उम्मीद है कि इंडिया की टीम आती है, आप दोनों क्रिकेट को आपने देखा, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, आपको क्या लगता है तीनों की क्रिकेट को इनफैक्ट आपने देखा कि क्या बेहतर परफॉर्मेंस होगी इस दफा इंडिया की? देखिए, मुझे थोड़ा-सा एक कंसर्न है इस सीरीज़ को लेके कि जो मैच प्रैक्टिस है वो इंडियन प्लेयर्स की उतनी नहीं होगी, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर तो अपने मुल्क में खेल रहे हैं, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। वो जो बीच में जो थोड़ा-सा गैप आ गया है, इसमें अगर काउंटी मैचेस अरेंज हो जाते, आई नो कोविड में मुश्किल हो जाता है, मगर वो जो मैच प्रैक्टिस है वो थोड़ा कॉस्ट ठीक है। करेगी इनको गोइंग इनटू द टेस्ट सीरीज़। अच्छा सबा भाई, पाकिस्तान में बड़ा एक कंपैरिजन होता है और बड़ी बात की जाती है, रिजेम्बलेंस दी जाती है विराट कोहली की और बाबर आजम की। गो कि अभी बाबर आजम को अभी मजीद सफर तय करना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों को अगर आप देखें, आपके ख्याल में इन दोनों में क्या फर्क है या इन दोनों में क्या रिजेम्बलेंस है? हाँ, मुझे लगता है कि दोनों में वो रन बनाने का हंगर है, ये बहुत जरूरी है इस तरह के एनवायरनमेंट में। वो बाबर आजम में भी मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कि अभी उनके जो पाथ है उसको उन्होंने चलना शुरू किया है। आगे बहुत सारे उनको मुकाम तय करने होंगे, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस उन्हें करना होगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह से विराट कोहली ने कितने सारे मैचेस जिताए हैं चेस करते हुए, वहां पर उनको मेहनत करनी होगी। और बहुत जरूरी है कि रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में आपको एक मैच विनर अपने आप को साबित करना होगा। तो मुझे लगता है कि वो जो डिस्टेंस है वो अभी भी कवर करना बाकी है बाबर आजम को। ठीक है। अच्छा यासिर, मेरे पास सिर्फ 25 सेकंड नहीं, बताया आप इंडिया में जाके खेले, आपने कितना एंजॉय किया इंडिया में क्रिकेट को, और कितना आपको वहां पे प्यार मिली, मोहब्बत मिली, कितना आपको सम्मान मिला वहां? देखिए, मैं पहले भी बात कर रहा था कि मेरी जो स्कूलिंग भी, बल्कि मैं 2 साल वहाँ पे रहा और मेरी पुरानी बड़ी यादें, और फिर मैंने डेब्यू किया, फिर मैं अपना चैंपियंस ट्रॉफी एक दफ़ा वो खेलने गया, तो बड़ी इज़्ज़त, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है जब भी वहाँ जाते हैं, और बड़ा ही अच्छा लगता है। कंपटीशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया के साथ, तो बड़ी अच्छी यादें जी। और अब मुझे याद है कि लोम्बार्ड अंडर 14 का जो फाइनल था वो भी आप इंडिया से आ रहे थे, जिसमें रतिंदर सिंह सोढी जैसे प्लेयर खेल रहे थे, कैफ में उस टीम में का हिस्सा थे। तो सबा भाई, आप भी पाकिस्तान आके खेले, आपकी क्या याद है यहाँ से? हाँ, बहुत मजा आया। यादें अभी भी ताजा है। 1997 को बहुत दिनों के बाद इंडिया का दौरा हुआ था पाकिस्तान का, और बहुत मोहब्बत, बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। काफी मजा आया था। हम लोगों ने, मुझे याद है, कराची, लाहौर और हैदराबाद में वनडे मैचेस खेले थे, तो काफी अच्छा लगा था। वो सारी बातें अभी भी याद आती हैं, और इसी वजह से कई सारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनसे अभी भी जब भी मुलाकात होती है तो वही सारी बातें याद आती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सबा भाई। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमने आज यहाँ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के शाहरुख गंगोली को विश किया? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, आपने अपने शो के लिए बेस्ट विशेस हमारे तरफ से, और सौरभ गांगुली को भी आपके शो की तरफ से सालगिरह मुबारक। और आपने जाने से ले वादा करना है कि आइंदा भी आप हमारे साथ इस शो से जुड़े रहेंगे? जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सबा करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली से बजरिया वीडियो लिंक। और यासिर अरफात, आप क्या कहेंगे, अब पाकिस्तान की टीम के हवाले से किन ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? आप तो हमारे परमानेंट गेस्ट ही हैं।
देखिए ख्वाहिश भी है और दिल से यही दुआ निकलती है कि जो हमारे प्लेयर्स वहाँ पे यहाँ पे बल्कि आए हुए हैं ये अच्छी परफॉर्मेंस दें। और अभी देखिए 2 मैच अभी भी हैं, सीरीज जीतने का बिल्कुल चांस है अगर अच्छा खेलते हैं और उम्मीद है उसके बाद फिर T20 है, तो उनको विश करते हैं और वो अच्छा खेल के जाए यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच यासिर अरफात, थैंक यू सो मच सबा करीम साहब कि आपने इस शो के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। इस हफ्ते का ये हमारा लास्ट शो था और अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।